हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत एंड आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फैराडे क्लासिफाइड द वेरियस सब्सटेंसेस इनटू 3 कैटेगरीज। मतलब कि अगर हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो कैसा बिहेवियर शो करता है, उसके बेसिस पर फैराडे ने क्लासिफाई किया वेरियस सब्सटेंसेस को इनटू 3 कैटेगरीज। पहली रहती है डायामैग्नेटिक, सेकेंड इज पैरामैग्नेटिक एंड थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक। आज हम डिस्कस करेंगे इन तीनों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के साथ। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? देखिए, दे डेवलप फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या था? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का एक्सप्रेशन रहता था, सिंबल रहता था H। मतलब डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जो फीबल मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देखिए, सपोज ये कोई भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है और इस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में बहुत सारे एटम्स होंगे, राइट? इसका एग्जाम्पल है कॉपर। तो सपोज हम ले लेते हैं ये कॉपर है, तो इसमें बहुत सारे कॉपर के एटम्स होंगे एंड कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें लास्ट में क्या आता है? 4s1। मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है इसके पास। देखिए, जो मेन प्रॉपर्टी होती है ना डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, वो डिपेंड करती है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जिनके पास या तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता या फिर एक या दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब यहाँ पर जैसे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सपोज मैंने इसमें से ले लिया एक कॉपर एटम, इसके सेंटर में न्यूक्लियस था, आसपास शेल्स होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे लाइक दिस। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है? हमारे पास बहुत सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे हैव वेरी निग्लिजिबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास बहुत ही निग्लिजिबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास? कि ज़्यादातर हमारे पास पेयर्ड है। और पेयर्ड के केस में क्या हो जाएगा कि अगर मेरे पास ये सपोज एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, एक का मैग्नेटिक मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा एंड नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। जब नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ही 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि उस सब्सटेंस के पास, कौन सी सब्सटेंस के पास? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास कोई भी परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं है। जब ऐसे सब्सटेंसेस को हम प्लेस कर देते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड, जब ऐसे सब्सटेंसेस को हम प्लेस कर रहे हैं इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा? कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। आप देख सकते हैं ये ब्लू वाला क्या है? मेरे पास कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर से सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, बाकी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये क्या कर रहा है? एक्सपेल कर रहा है। एक्सपेल कर रहा है मतलब ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं अलाउ करता, और जो थोड़ी बहुत ही मैग्नेटाइजेशन होती भी है इसके अंदर, वो हमेशा क्या रहती है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी आउटर साइड, तो इसमें जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगी वो इस साइड प्रोड्यूस होगी। मतलब इसमें जो डायपोल्स अलाइन हो रहे हैं वो ऑपोजिटली अलाइन होंगे टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने आपको इनिशियली बताया था कि इसके पास कोई भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं होता, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जब मैंने इसको प्लेस कर दिया इन मैग्नेटिक फील्ड तो इसके पास कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। कैसे आया? देखिए, समझते हैं वो कैसे आया।
सपोज हमारे पास एक एटम था, इसमें ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा अट्रैक्टेड रहता है टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसके ऊपर कुछ लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। और इसकी मूवमेंट की वजह से जब हमने इसको प्लेस कर दिया है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब ये कौन सी कंडीशन है, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है, उस टाइम पर क्या हो जाएगा, मेरे पास एक और फोर्स आएगा, दैट इज नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या होगा, लॉरेंट्ज फोर्स। एंड उस लॉरेंट्ज फोर्स की डायरेक्शन एक बार ऑपोजिट आएगी सेंट्रीपिटल फोर्स के, एंड एक बार इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी। ऑपोजिट कब आएगी, जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, देन एफ ऑफ सेंट्रीपिटल यहाँ पर आ रहा है, तो एफ ऑफ लॉरेंट्ज इस साइड आ जाएगा, एंड मेरे पास क्या होगा, एफ ऑफ सेंट्रीपिटल की जो मैग्नीट्यूड है उसमें डिक्रीज आ जाएगा, और उसी हिसाब से वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, और उसके हिसाब से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, अगर वो एक्चुअल में इतना था तो अब वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, तो मेरे पास क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, ये दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो जो पहले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे था, अब वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो पहली कंडीशन थी हमारे पास कि दो इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे पास पड़े थे डायमैग्नेटिक मटेरियल में, जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रही थी, वो एग्जैक्टली कैंसिल कर रहे थे एक दूसरे का इफेक्ट, अब वो यहाँ पर कैंसिल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। और यही वजह है हमारे पास कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनके पास कुछ मैग्नेटाइजेशन आती है, बट आपको याद रखना है वो मैग्नेटाइजेशन हमेशा होती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सेकंड क्या है कि ये हमेशा रिपेल करते हैं मैग्नेट्स को। नेक्स्ट आता है कि इनकी ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनकी ससेप्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी विद द स्मॉल वैल्यू, एंड इनकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो इंडिपेंडेंट रहती है ऑफ टी। टी यहाँ पर क्या रहता है, टेम्परेचर। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स होती हैं कॉपर, जिंक, टिन, गोल्ड, वाटर एटसेट्रा। अब हम आगे चलते हैं, समझते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, दे डेवलप फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। डायमैग्नेटिक में ऑपोजिट डायरेक्शन में था, पैरामैग्नेटिक में इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर ये कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो आप देख सकते हैं ये अपने अंदर अलाउ कर रहा है किसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। ससेप्टेबिलिटी इज पॉजिटिव विथ स्मॉल वैल्यू एंड डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। इसके केस में क्या होता है, ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव होती है बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी ससेप्टेबिलिटी डिपेंडेंट भी होती है टेम्परेचर पे, अभी हम आगे समझेंगे कैसे डिपेंडेंट होती है। और इसके एग्जाम्पल रहते हैं एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लैटिनम एटसेट्रा। अब मैं आपको मैकेनिज्म समझाने जा रही हूँ ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इनिशियली हमारे पास ये कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें बहुत सारे एटम्स पड़े हैं लाइक दिस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एंड हमने पढ़ा था कि कोई भी एटम है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन कर रहा है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है। सपोज इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बना रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में, और इस एटम में इस डायरेक्शन में, लाइक दिस। तो मतलब हमारा कहने का क्या है कि हर एक एटम के पास इंडिविजुअल परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनिशियली
permanent dipole moment exists in paramagnetic substances. डायामैग्नेटिक के पास ऐसा कुछ नहीं था, उसमें क्या हो रहा था, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स थे, पेयर्ड थे, तो वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे थे, बट पैरामैग्नेटिक में ऐसा नहीं है. इंडिविजुअल अगर हम हर एटम की बात करें तो इंडिविजुअल एटम के पास क्या है, परमानेंट डायपोल मोमेंट है. बट जब हम पूरे सब्सटेंस की बात करते हैं, नेट की बात करते हैं, तो हमारे पास टोटल क्या आ जाता है, डायपोल मोमेंट 0 आ जाता है. जब मैं सारे एटम्स को कंसिडर कर रही हूँ तो उस टाइम पे मेरे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, बिकॉज दे आर अलाइंड इन अ रैंडम डायरेक्शन. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनिशियली ये कैसे अलाइंड है, इन द रैंडम डायरेक्शन. आप देख सकते हैं जो ये वाला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन इस साइड है, इस वाले की इस साइड है, तो ये एग्जैक्टली कैंसिल कर देंगे. सिमिलरली अगर हम ऑन द होल देखें तो सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास नेट डायपोल मोमेंट इनिशियली क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में 0 होता है. अब अगर हम बात करें कि इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हम प्लेस कर रहे हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, देखिए अब ये कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ही था जिसके डायपोल्स अलाइन थे इन द रैंडम डायरेक्शन. अब मैंने इसको प्लेस कर दिया है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, या फिर आप इसको और एच भी लिख सकते हैं. एच क्या रहता था, मैग्नेटाइजिंग फोर्स. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट दिस. जब हमने इस सब्सटेंस को बी और एच जो भी मान लीजिए उसमें प्लेस कर लिया है तो उस टाइम पर क्या होगा, कुछ ऐसा इफेक्ट होगा. देखिए जो ये डायपोल एग्जैक्टली नीचे अलाइन था, अब ये मूव करना स्टार्ट कर देगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जो ये ऊपर अलाइन था ये भी, मतलब सारे किस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये सारे डायपोल्स की डायरेक्शन आप देखेंगे धीरे धीरे से कैसे हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगी. जब हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, मतलब हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी है मैग्नेटिक फील्ड, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब सारे डायपोल्स एग्जैक्टली अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड हमें क्या मिल जाएगा, एक नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. एंड इस टाइम पे हम बोलेंगे कि ये सब्सटेंस क्या हो चुका है, मैग्नेटाइज हो चुका है, हमें मिल चुका है नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जब हमने बी की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है. देखिए अब ये इतना इजी प्रोसेस नहीं होता कि हमने जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो ये डायपोल्स अलाइन हो गए लाइक दिस. नहीं, इसके ऑपोजिट एक और फोर्स लग रहा होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी. देखिए थर्मल एनर्जी क्या चाहती है, थर्मल एनर्जी क्या चाहती है कि ये जो डायपोल्स हैं ये रेंडमली ओरिएंट ही रहें, ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ना जाएं. तो ये क्या करेगी, इस डायपोल को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहेगी. ये चाहेगी कि ये रेंडमली ओरिएंट रहे. तो इन दोनों फैक्टर्स को बैलेंस करके हमारे पास क्या आती है, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच दैट इज अ मैग्नेटाइजिंग फोर्स विच वी आर अप्लाइंग टू दिस सब्सटेंस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. T यहाँ पर क्या रहता है, T यहाँ पर रहता है टेम्परेचर. H यहाँ पर था मैग्नेटाइजिंग फोर्स. जैसे जैसे हम H की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे डायपोल्स और अलाइन होंगे, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इंक्रीज होगी. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, देखिए टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे हैं मतलब थर्मल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब जो वो चाहते थे रेंडमनेस में अलाइन हो वो डिक्रीज हो रहा है फैक्टर. तो डायपोल्स ज़्यादा अलाइन होंगे और I की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. देखिए अब इसकी भी क्या आती है, आगे एक लिमिट आती है जो हम पढ़ेंगे इन क्यूरी लॉ. आगे चलते हैं, अब हम स्टडी करते हैं अबाउट क्यूरी लॉ. देखिए क्यूरीज लॉ क्या कहता है,
हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं हम, तो हमारे पास आता है एक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट। दिस सी इज नोन एज क्यूरीज कांस्टेंट। अब देखिए, अगर मैं इस एच को यहाँ पर ले आती हूँ नीचे, I by H इज इक्वल्स टू C by T, एंड I by H की हमने वैल्यू पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। I by H क्या रहता था? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू C by T। तो क्यूरीज लॉ क्या कहता है हमें? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप देख सकते हैं ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड दिस लॉ इज नॉट वैलिड बियॉन्ड मैग्नेटिक सैचुरेशन वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है कि ये लॉ वैलिड ही नहीं है बियॉन्ड मैग्नेटिक सैचुरेशन वैल्यू। मैग्नेटिक सैचुरेशन वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स? देखिए, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाई जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को इतना बढ़ा दिया है कि सारे डायपोल्स अलाइन हो चुके हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हम जितना मर्जी मैग्नेटिक इंटेंसिटी फोर्स को बढ़ाई जाएं, एच की वैल्यू को इंक्रीज करी जाएं या टेम्परेचर को डिक्रीज करी जाएं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे, या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा? दिस क्यूरीज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन द रीजन विच इज वेरी फार अवे फ्रॉम मैग्नेटिक सैचुरेशन वैल्यू। मैग्नेटिक सैचुरेशन वैल्यू आपको क्लियर है? जहाँ पे हमारे पास सारे डायपोल्स अलाइन हो चुके हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका ग्राफ ऐसा रहेगा, अभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आप देख सकते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे अबाउट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या रहते हैं? सबसे पहले इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल होती हैं आयरन, कोबाल्ट एटसेट्रा। ये क्या करते हैं? दे डेवलप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। दे आर लाइक दिस। अब आप इसमें देख सकते हैं इनमें स्मॉल स्मॉल रीजन्स हैं लाइक दिस। इनमें कुछ स्मॉल स्मॉल रीजन्स होते हैं। इन रीजन्स को हम बोलते हैं डोमेन्स। They are known as domains. एंड हर एक डोमेन में क्या होता है? जितने भी मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं। लाइक दिस आप देख सकते हैं हर एक डोमेन में, मतलब इस डोमेन में बहुत सारे मैग्नेटिक डायपोल्स होंगे और वो सारे मैग्नेटिक डायपोल्स की डायरेक्शन क्या होगी? दिस एरो, मतलब इस साइड होगी। सिमिलरली हर एक में क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस होंगी, बट इस पूरी डोमेन की जब हम बात करें तो इसमें क्या होगा? सेम डायरेक्शन ऑफ ऑल मैग्नेटिक डायपोल्स। So they develop a strong magnetization in the direction of magnetizing field. अब ये क्या डेवलप करते हैं? मैग्नेटाइजेशन डेवलप करते हैं बहुत स्ट्रांगली। दे डेवलप मैग्नेटाइजेशन मोर स्ट्रांगली एज कंपैरेटिव टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो जब आप इन सब्सटेंसेस पे मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन करेंगे तो क्या होगा? हर एक डोमेन अलाइन होना स्टार्ट कर देगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक में क्या था? इंडिविजुअल मैग्नेटिक डायपोल्स अलाइन होना स्टार्ट करे थे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्या होगा? पूरी की पूरी डोमेन अलाइन होना स्टार्ट कर देगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होती है एज कंपैरेटिव टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दे हैव रेंडमली ओरिएंटेड डोमेन्स। रेंडमली ओरिएंटेड डोमेन्स क्या है? इनिशियली यहाँ पर भी अगर मैं इनिशियल बात करूं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो ऑन द होल सारी डोमेन्स रेंडमली अलाइंड हैं। तो इनिशियली हमारे पास कोई भी नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट नहीं है, बट जब हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो यहाँ पर हमारे पास नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इनिशियली ये रेंडमली ओरिएंट थे, मैग्नेटिक फील्ड में अब रखने के बाद ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो गए। उसके बाद है दे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स। उसके बाद है ससेप्टिबिलिटी हैज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। ससेप्टिबिलिटी क्या रहती थी कि ये कितना मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ये कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो इनकी बहुत ही लार्ज वैल्यू होती है। मतलब हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव भी मिलती है
एंड लार्ज भी मिलती है। पैरामैग्नेटिज्म में क्या था, पॉजिटिव मिलती थी बट लार्ज नहीं मिलती थी। यहाँ पर क्या है, लार्ज भी मिलती है एंड पॉजिटिव भी मिलती है। आगे कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इनके बारे में। देखिए, एट हाई इनफ टेम्परेचर अ फेरोमैग्नेट बिकम्स अ पैरामैग्नेट। अब इससे क्या मतलब है मेरे पास, देखिए सपोज ये कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको हमने हाई टेम्परेचर पे रख दिया, और आपको पता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम रेंडमनेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और जब रेंडमनेस इंक्रीज़ हो जाएगी मतलब फेरोमैग्नेट कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेट में, फेरोमैग्नेट कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेट में। और वो टेम्परेचर जिस पे फेरोमैग्नेट कन्वर्ट हो रहा है पैरामैग्नेट में, उसको हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। ये कभी कभी आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि डिफाइन क्यूरी टेम्परेचर, तो आप उसमें लिखेंगे द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेट टू पैरामैग्नेट इज कॉल्ड द क्यूरी टेम्परेचर, एंड इसका सिंबल क्या रहता है, टीसी। उसके बाद है द ससेप्टेबिलिटी अबव द क्यूरी टेम्परेचर फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दैट इज पैरामैग्नेटिक फेज। अब जब किसी क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर की बात करें हम, तो उसमें क्या हो गया कि फेरोमैग्नेट कन्वर्ट हो गया पैरामैग्नेट में, तो उसकी केस में हम ससेप्टेबिलिटी को कैसे लिखेंगे, विद दिस रूल। पैरामैग्नेटिज्म में ससेप्टेबिलिटी हम कैसे लिखते थे, C/T, एंड इसका नाम क्या होता था, क्यूरीज लॉ। यहाँ पर जो ये लॉ है देखिए, ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय T माइनस TC, वेयर T इज ग्रेटर देन TC, यानी कि पैरामैग्नेटिक फेज। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी-विज लॉ, इसको हम बोलते हैं क्यूरी-विज लॉ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये टेबल बनाया गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या है, अगर हम परमेबिलिटी को कंपेयर करें तो डाया मैग्नेटिक में क्या होता है, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, एंड फेरो में क्या होता है, म्यू इज वेरी मच ग्रेटर देन म्यू नॉट। म्यू यहाँ पर क्या बता रहा है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड उस सब्सटेंस के अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू डायामैग्नेटिक में क्या रहती है, बिटवीन 0 to 1। पैरा में क्या रहती है, रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1, एंड फेरो में क्या रहती है, वेरी मच ग्रेटर देन 1। ससेप्टेबिलिटी पे आ जाइए। ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू डायामैग्नेटिज्म में क्या रहती है, मेरे पास नेगेटिव में रहती है, तो मतलब इसकी वैल्यू लाई करेगी बिटवीन -1 to 0। पैरा में क्या होता है, बिटवीन 0 to 1, एंड फेरो में ससेप्टेबिलिटी इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट डायामैग्नेटिक पे क्या होता है, ससेप्टेबिलिटी पे इंडिपेंडेंट, यानी कि इसकी ससेप्टेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, हमने पढ़ा था ससेप्टेबिलिटी का फॉर्मूला, ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल्स टू C/T। C यहाँ पे क्या रहता था, क्यूरीज कांस्टेंट। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक में हमने पढ़ा था फॉर्मूला, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय T माइनस TC। C यहाँ पे क्या था, क्यूरीज कांस्टेंट, एंड TC यहाँ पर क्या है, क्यूरीज टेम्परेचर। अब हम आगे स्टडी करेंगे, चलिए देखिए। अब हम नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं अबाउट हिस्टेरेसिस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको क्वेश्चन आ सकता है इस पे। हिस्टेरेसिस क्या होता है, देखिए जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक सैंपल को प्लेस कर देते हैं इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है यहाँ पर, H। जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस कर रहे हैं इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड बाय इंडक्शन, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर आ जाती है उसको हम सिंबलाइज करते हैं B से। उसके बाद क्या है, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B विद मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस कर्व। ये आपके सामने जो बन रखा है, दिस इज नोन एज हिस्टेरेसिस कर्व। उसके बाद देखिए, इनिशियली अब हम समझते हैं हिस्टेरेसिस कर्व में होता क्या है। देखिए, इनिशियली हम शुरू हो रहे हैं यहाँ से, एट पॉइंट O से। जब हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू को बढ़ाना शुरू किया यहाँ पर इस रीजन में, तो आप देखेंगे जब हमने बहुत ही थोड़ा मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया H, उस टाइम पे जो डायपोल्स नहीं, जो डोमेन्स रैंडमली ओरिएंट थी। हम बात किसकी कर रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक की। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, डोमेन्स रैंडमली ओरिएंट होती हैं। तो जो डोमेन्स रैंडमली ओरिएंट थी, बहुत थोड़ी सी H की वैल्यू पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B की वैल्यू आप देख सकते हैं बहुत थोड़ी बिल्ड हो रही है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो उनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद हमने जब H की वैल्यू को और इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो वो जो सारी डोमेन्स थी वो इन H की डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। हमने देखा था ना फेरोमैग्नेट में ऐसे छोटी छोटी डोमेन्स थी,
तो उन्होंने अलाइन करना स्टार्ट कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ H। तो क्या हो जाएगा, ऐसे जब हम H की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, इस B की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम पहुंच जाएंगे सेचुरेशन पर। सेचुरेशन वो वाला पॉइंट होगा जब सारी की सारी डोमेन्स अलाइन हो जाएंगी इन द डायरेक्शन ऑफ H। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, H की वैल्यू को डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं। इस टाइम पे आप देख सकते हैं जब हम पहुंचे यहाँ पर, H की वैल्यू को हमने करा डिक्रीज। तो इस पॉइंट पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आपको याद रखना है कि जब हम डिक्रीज कर रहे हैं H की वैल्यू, उस टाइम पर भी B की वैल्यू 0 नहीं हो रही। मतलब हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स बिल्कुल हटा दिया है, बट अभी भी जो मटेरियल है उसके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि B की वैल्यू है। और इस रीजन को, OB रीजन को हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। देखिए, द मैग्नेटिक इंडक्शन BR इज इक्वल्स टू OB बिहाइंड इन द सैंपल, लेफ्ट बिहाइंड, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट बिहाइंड इन द सैंपल आफ्टर H हैज बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी और रेमिनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कभी कभी आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं डिफाइन रिटेंटिविटी और रेमिनेंस, तो आप उसमें ये डेफिनेशन लिख देंगे। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इस ग्राफ के बारे में। देखिए, द वैल्यू ऑफ रिवर्स H रिक्वायर्ड फॉर द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ अ सैंपल टू बिकम 0 इज कॉल्ड कोरेसिविटी ऑफ अ सैंपल। अब देखिए, ये क्या था, यहाँ पर इनिशियली हमारे पास H तो 0 हो चुका है, बट B इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, अब करंट की डायरेक्शन, अब देखिए H को हम नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि करंट अगर पहले इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हमने करंट की डायरेक्शन अब चेंज कर दी है। तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मेरे पास क्या होगा, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, यानी कि इस साइड चली जाएगी। तो कितनी हमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करनी पड़ रही है ताकि हमारे पास B की वैल्यू 0 हो जाए, आप देख सकते हैं इतनी, OC, इसको हम बोलते हैं कोरेसिविटी, इसको हम बोलते हैं कोरेसिविटी। द क्लोज कर्व ABCDEFA, देख सकते हैं आप ABCDEFA, ये क्लोज्ड कर्व को हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। सेम प्रोसेस ऐसे ही चलेगा जैसा यहाँ पर चला था, उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, उसके बाद हमने इस डायरेक्शन में H को मैक्सिमाइज किया, यहाँ पर हमें B की वैल्यू मैक्सिमम मिल गई। यहाँ पे इस रीजन OE को भी हम क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी ही बोलेंगे। उसके बाद इतनी हमें OF में अप्लाई करनी पड़ी फील्ड, तो उसको हम बोलेंगे कोरेसिविटी, लाइक दिस। तो ये पूरा कर्व क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, और इसको हम बोलेंगे द क्लोज्ड कर्व विच रिप्रेजेंट्स अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सैंपल इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप। इसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। नेक्स्ट आता है, थ्रू आउट द साइकिल द मैग्नेटिक फील्ड B लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H। आप देख सकते हैं इनिशियली इस पॉइंट पर क्या हुआ था, H 0 हो गया था बट B 0 नहीं हुआ था, मतलब B लैग कर रहा है H को, और इसी लैगिंग को हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस। The phenomena of lagging of magnetic induction behind the magnetizing field, magnetic induction means B and magnetizing field means H is called hysteresis। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा हिस्टेरेसिस क्या होता है। जब आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में, आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है एंड इसको अपनी वर्डिंग्स में एक्सप्लेन करना है। चलिए अब आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है, जिनकी लो रिटेंटिविटी हो, लो कोरेसिविटी हो एंड लो हिस्टेरेसिस लॉस हो। जो हमने अभी हिस्टेरेसिस लूप पढ़ा था, बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा मतलब उतना ही ज़्यादा एनर्जी लॉस हुआ है उस प्रोसेस में, एंड उसका एरिया जितना कम होगा मतलब उतना ही कम एनर्जी लॉस हुआ है उस प्रोसेस में। तो मेरे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हुए एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल हुए। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल क्या रहती है, सॉफ्ट आयरन, एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल क्या रहती है, स्टील। आप आगे देखेंगे अभी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उससे हम डेवलप करते हैं टेम्पररी मैग्नेट्स, एंड जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उससे हम बना सकते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। बेसिकली सॉफ्ट का क्या होता है, लो रिटेंटिविटी, लो कोरेसिविटी एंड लो हिस्टेरेसिस लॉस, यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स एंड मोटर्स। ये सब क्या रहते हैं, टेम्पररी मैग्नेट्स।
हार्ड मैग्नेटिक क्या है? दे हैव हाई रिटेंटिविटी, हाई करेसिविटी एंड लार्ज हिस्टेरेसिस लॉस यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर्स एंड लाउड स्पीकर्स। अब हम जल्दी से डिस्कस करते हैं अबाउट टेम्पररी मैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं कि जिनके ऊपर अगर हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटा भी दिया है फिर भी उनमें कुछ मैग्नेटिज्म रह जाए, उनको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। देखिए, सब्सटेंसेस विच रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट अ रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स। An efficient way to make permanent magnets is to place a ferromagnetic rod in a solenoid and pass a current। हम permanent magnets कैसे बना सकते हैं? हम solenoid के बीच में अगर कोई ferromagnetic rod place कर दें और उसमें से current pass करवा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक permanent magnet। The hysteresis curve allow us to select a suitable material for permanent magnet। अब permanent magnet की क्या प्रॉपर्टी थी कि उसकी हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, हाई करेसिविटी होनी चाहिए, हाई लॉस होना चाहिए उसके पास। तो वो हम सब कैसे पता कर सकते हैं? हिस्टेरेसिस कर्व से। तो हम हिस्टेरेसिस कर्व को स्टडी करके बता सकते हैं किस मटेरियल से हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं और किस मटेरियल से हम टेम्पररी मैग्नेट बना सकते हैं। आगे आता है द मटेरियल शुड हैव हाई रिटेंटिविटी सो दैट द मैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग। देखिए, अब रिटेंटिविटी हाई का मतलब क्या है कि मैग्नेट क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड हाई करेसिविटी का मतलब क्या है? सो दैट मैग्नेटाइजेशन इज नॉट एरेस्ड, सो दैट मैग्नेटाइजेशन इज नॉट एरेस्ड। तो जिसमें अगर मैग्नेटाइजेशन इजीली एरेज नहीं हो रही है, मतलब हाई करेसिविटी है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू डेवलप परमानेंट मैग्नेट्स। एग्जाम्पल क्या रहता है इसका? स्टील। स्टील से हम यूज़ करके क्या बना सकते हैं? परमानेंट मैग्नेट्स। अब आगे हम स्टडी करेंगे अबाउट टेम्पररी मैग्नेट्स। देखिए, टेम्पररी मैग्नेट्स को हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। दे आर टेम्पररी मैग्नेट्स। कोर ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विच हैव हाई परमेबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का कोर होता है वो किससे बना होता है? किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है जिसकी हाई परमेबिलिटी होती है। परमेबिलिटी का सिंबल क्या रहता था? म्यू। मतलब जिसकी हाई परमेबिलिटी हो और लो रिटेंटिविटी हो, उससे हम बना सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सॉफ्ट आयरन इज सूटेबल मटेरियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। बैटरी सोर्स थी, ये करंट था। यहाँ पर इसकी कोर में अगर हम सॉफ्ट आयरन को प्लेस करते हैं तो जब आप इसमें करंट ट्रेवल करवाएंगे थ्रू दिस वोल्टेज सोर्स तो क्या हो जाएगा? हमारे पास क्रिएट हो जाएगा एक टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट का मतलब क्या है? जब तक यहाँ पर करंट सोर्स रहेगा ये बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट। जैसे ही मैं यहाँ से करंट सोर्स हटा रही हूँ, इसकी मैग्नेटाइजेशन बहुत जल्दी से फिनिश हो जाएगी, बिकॉज इसके पास क्या है? लो रिटेंटिविटी। By placing a soft iron rod in a solenoid and passing a current, we increase the magnetism of a solenoid by 1000 fields। वही मैंने आपको जो बताया कि अगर हम किसी भी फेरामैग्नेट मटेरियल को सोलेनॉइड में प्लेस कर देते हैं और उसमें करंट ट्रेवल करवा रहे हैं तो हम इंक्रीज कर रहे हैं उसकी मैग्नेटाइजेशन को बाय 1000 टर्न्स। 1000 टर्न्स का मतलब क्या है कि पहले अगर n टर्न्स थी तो अब उसकी मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो गई है कि ऐसे एजम्पशन हो रही है कि अब उसकी n की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है 1000 टाइम्स। नेक्स्ट आता है व्हेन वी स्विच ऑफ द सोलेनॉइड करंट द मैग्नेटिज्म इज इफेक्टली स्विच्ड ऑफ, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, बिकॉज ऑफ लो रिटेंटिविटी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स। अब कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये? इलेक्ट्रिक बेल्स, लाउड स्पीकर्स एंड जाइंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन cranes to lift the machinery। अब हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज हिस्टेरेसिस ऑफ सॉफ्ट आयरन वर्सेस स्टील। आप देख सकते हैं ये हिस्टेरेसिस कर्व बना है। ये रेड वाला जो कर्व है दैट इज ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड ये जो ब्लू वाला कर्व है दैट इज ऑफ स्टील। अब सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरेसिस कर्व देखिए, ये बहुत ही पतला सा बन रहा है लाइक दिस, ये रेड वाला पोर्शन। एंड जो स्टील का हिस्टेरेसिस कर्व है ये बहुत थिक बन रहा है, बहुत वाइड बन रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, हिस्टेरेसिस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज नैरो एंड लार्ज वेयर हिस्टेरेसिस लूप फॉर स्टील इज वाइड एंड शॉर्ट। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? दैट रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, रिटेंटिविटी कौन सी वैल्यू होती थी? जो इस एक्सिस के अलॉन्ग होती थी। जब हम H की वैल्यू 0 भी कर रहे हैं बट B की वैल्यू 0 नहीं हो रही, तो आप देख सकते हैं जो रेड वाला पोर्शन है उसमें O से लेके यहाँ पर अगर A पॉइंट है तो OA की वैल्यू OA इज ग्रेटर देन OD, यानी कि रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज ग्रेटर देन रिटेंटिविटी ऑफ स्टील। नेक्स्ट आता है आपके पास कोरेसिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन।
इज लेस देन कोरेसिविटी ऑफ स्टील। कोरेसिविटी कौन सी वैल्यू होती थी यहाँ पर, जो हमें और मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगानी पड़ रही है बी की वैल्यू को जीरो करने के लिए, तो वो क्या रहती है, स्टील में ज़्यादा रहती है एज कंपेरेटिव टू सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट आता है हिस्टेरेसिस लॉस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज लेस देन द हिस्टेरेसिस लॉस ऑफ स्टील। देख सकते हैं आप, इसका एरिया क्या है, मेरे पास सॉफ्ट आयरन का एरिया लेस है और स्टील का एरिया क्या है, ज़्यादा है। मतलब हिस्टेरेसिस लॉस सॉफ्ट आयरन में कम है एज कंपेरेटिव टू हिस्टेरेसिस लॉस ऑफ स्टील। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 होता है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस चैनल आई विज एजुकेशन।